हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है हीना मिस्त्री। हम करने वाले हैं FY BCom में सेमेस्टर 1 कॉमर्स सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं इस बुक से, मनन प्रकाशन। इस बुक से हम स्टडी करेंगे। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस। और अब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो पहले हम देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर पढ़ना डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक में है सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पार्ट 1। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हमें देखना है कॉन्सेप्ट या फीचर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट मीनिंग पढ़ेंगे बिजनेस का एंड उसके बाद हमें फीचर्स देखने हैं क्या क्या होते हैं बिजनेस के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ बिजनेस। उसके बाद सिग्निफिकेंस हमें पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंस रहेगा बिजनेस का। उसके बाद हमें देखना है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस तो बहुत पहले से चलते ही आ रहे हैं, ट्रेडिशनल ज़माने से होते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आए आज के ज़माने में, जो पहले से बिजनेसेस हो रहे थे तब से लेके आज तक क्या चेंजेस आए वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें टॉपिक देखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पार्ट 2। अब उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड पढ़ना है। उसके बाद हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के लिए वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड उसके बाद देखना है इकोनॉमिक वर्सेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये हो जाएगा सेकंड टॉपिक यहाँ पे। उसके बाद हमें देखना है न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस पार्ट 3। क्या क्या नए नए ट्रेंड्स आए हुए हैं बिजनेस के अंदर। तो इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन जो हुआ हमारी कंट्री में उसका क्या इम्पैक्ट आया, प्राइवेटाइजेशन का क्या आया, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया। उसके बाद है स्ट्रेटजी ऑल्टरनेटिव्स। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं एक एक करके। रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर अगर हमें करना है तो क्या स्ट्रेटजीज होती है। उसके बाद आने वाला है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, एसेंशियल्स एंड स्टेप्स। ये सारे ही टॉपिक हम करने वाले हैं डिटेल में। अब यहाँ पे सबसे पहला आने वाला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। बिजनेस कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल रहेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। ठीक है, ग्रुप में कोई स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस कोई भी कर सकता है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी पर्सन, अगर वो पर्सन अनएजुकेटेड है या कम एजुकेटेड है तो वो पर्सन भी बिजनेस को कर सकता है। अब बिजनेस करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन हो उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं। बिजनेस में जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम कहेंगे फिनेंस है, ठीक है, पैसे है, मशीनरी है, लेबर्स है, एम्प्लॉयज़ है, लैंड रिक्वायर्ड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे हम कहेंगे वाटर है। ऐसे सारे ही रिसोर्सेज बिजनेसेस को यूज़ करने पड़ते हैं। वो रिसोर्सेज यूज़ करके बिजनेस क्या करता है, प्रोसेस करता है या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करता है, प्रोडक्शन फंक्शंस करता है। वो फंक्शन करने के बाद गुड्स जब प्रोड्यूस होता है तो वो गुड्स सेल किया जाता है कस्टमर को, या तो फिर बिजनेसेस सर्विस भी दे सकते हैं। जैसे हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, इंश्योरेंस सर्विस की बात करें। ठीक है, सर्विसेज भी दिया जाता है बिजनेस के अंदर। या फिर बिजनेस ट्रेडिंग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग, एक जगह से हमने गुड्स लिया एंड दूसरी जगह सेल कर दिया, हमारी उसमें जो कॉस्ट थी, प्रॉफिट था, वो ऐड करके हमने कस्टमर को सेल कर दिया, वो हो जाता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो बिजनेस कोई भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है एंड सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकता है।
ठीक है, अब ये बिजनेस किया जाता है किस पर्पस से? तो सबसे पहला आएगा प्रॉफिट अर्न करना। जो हम कस्टमर को सेल करते हैं, गुड सेल करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो हमारा सबसे पहला एम क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुड सेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्विसेज दें, अच्छा गुड्स दें, अच्छी सर्विस दें, ताकि क्या हो, हमारे कस्टमर्स हमेशा बढ़ते रहें एंड उसकी वजह से क्या हो, हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहे। जब बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करता है तो बिज़नेस हमेशा ग्रो होता है। वो प्रॉफिट वो बिज़नेस उसके ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बिज़नेस ग्रो हो रहा है। बिज़नेस सिर्फ स्टेबल रहना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो वैसे ही और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं बिज़नेस के। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं उन लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, डेफिनेशंस दिए हैं बिज़नेस के। Now the term business refers to commercial activities relating to production and distribution of goods and services for economic gain, that is profit. देखिए क्या बताया उन लोगों ने, बिजनेस का मतलब क्या होता है, कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल क्यों कहा गया है? हम फ्री में किसी को गुड्स या सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, हम गुड्स देने के बदले या सर्विस देने के बदले कुछ कंसीडरेशन ले रहे हैं कस्टमर से, इसलिए इसे कमर्शियल एक्टिविटी कहा गया है। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर इकोनॉमिक गेन। अब ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक गेन यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहेंगे बिजनेस। द ट्रू बिजनेस ऑफ एवरी कंपनी इज़ टू मेक कस्टमर्स, कीप कस्टमर एंड मैक्सिमाइज वैल्यू टू द कस्टमर। देखिए, द ट्रू बिजनेस ऑफ एवरी कंपनी, ट्रू बिजनेस मतलब रियल में बिजनेस ने क्या सोचना चाहिए, क्या फिलॉसफी होनी चाहिए बिजनेस की, कि बिजनेस ने कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाने हैं एंड कीप कस्टमर। कीप मतलब कस्टमर्स हमारे पास ही, हमारे बिजनेस से ही गुड्स या सर्विसेज ले हमेशा, उसे हम कहेंगे कीप कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर हमारे पास ही बार बार आए, ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब हम कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी का गुड्स या सर्विस देंगे, तभी ही कस्टमर हमारे पास वापस आने वाला है। एंड मैक्सिमाइज वैल्यू टू द कस्टमर, मैक्सिमाइज वैल्यू टू द कस्टमर का मतलब हो जाएगा कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली गुड्स या सर्विस दिया जाए, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है उन लोगों ने, बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling activities। क्या है बिजनेस? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। देखिए, बिजनेस को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है, ह्यूमन एक्टिविटी कहा गया है। बिजनेस में जो 3 लेवल रहते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पे एम्प्लॉयज़, मैनेजर काम करते हैं। ठीक है, वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। अब वो ह्यूमन एक्टिविटी क्यों हो रही है? प्रोड्यूसिंग एंड अक्वायरिंग वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना चाहता है बिजनेस। वेल्थ क्रिएट करना मतलब जो भी प्रॉफिट होने वाला है उससे क्या होता है, बिजनेस वेल्थ क्रिएट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करता है, तो उसे हम कहेंगे वेल्थ क्रिएट करना। कैसे करेगा? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। बाइंग एंड सेलिंग करेगा, रॉ मटेरियल बाय करेगा, प्रोडक्शन करेगा, गुड्स सेल करेगा, या फिर ट्रेडिंग है तो गुड्स बाय किया, गुड्स सेल कर दिया। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ होगी, उसके थ्रू बिजनेस प्रॉफिट करेगा एंड वेल्थ क्रिएट करेगा, उसे हम कहेंगे बिजनेस। एंड बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। ये डेफिनेशन दिया है LH हेने। नेक्स्ट हम दूसरे डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। क्या दिया है? Business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under incentive of private gain। ये डेफिनेशन दिया है B.O. व्हीलर ने।
इन्होंने क्या कहा, बिजनेस क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर कैसे होते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, राइट। तो बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड, ऑपरेट होता है, क्यों ऑपरेट होता है, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी को, अंडर इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। यहाँ पे बिजनेस को कुछ प्राइवेट गेन हो रहा है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसीलिए वो ये सारी एक्टिविटीज़ करेगा। क्या एक्टिविटी करेगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेगा सोसाइटी को। ये हो गया हमारा सेकेंड डेफिनेशन। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल to produce goods and services, to sell these goods and services in marketplace and to reap some reward for this effort। ये डेफिनेशन दिया है केथ डेविस ने। इन्होंने क्या कहा, बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। बिजनेस में सारे ही लोग काम तो कर रहे हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल पे जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, सब एफर्ट्स तो ले रहे हैं। तो ये एफर्ट्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर सीक्वेंस में एफर्ट्स लिए जाते हैं, प्रॉपरली लिए जाते हैं, तो हम कहेंगे ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है बाय इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है ये एफर्ट लेके, टू सेल दिस गुड्स एंड सर्विसेज, बाद में ये गुड्स को सेल करना है, सर्विसेज को सेल करना है इन मार्केट प्लेस, एंड टू रीप सम रिवॉर्ड फॉर दिस एफर्ट। क्यों किया जाता है ये सारी चीज़ें, कुछ रिवॉर्ड अर्न करना है इन एफर्ट्स के बदले, इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड डेफिनेशन बिजनेस का। देखिए, द अबव डेफिनेशंस आर ट्रेडिशनल डेफिनेशंस एज दे प्लेस एम्फसिस ओनली ऑन द प्रॉफिट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये सारी ही डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस किया गया है। A definition on business should focus not only on profit motive but also on customer satisfaction and societal interest। देखिए, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में खाली प्रॉफिट पे फोकस नहीं किया जा रहा है। पहले कैसा था, बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते थे, कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे, एम्प्लॉय के बारे में भी नहीं सोचते थे। जिस सोसाइटी में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वो सोसाइटी के लोगों के बारे में भी नहीं सोचते थे, ऐसा पहले होता था। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया है, बिजनेसेस की थिंकिंग चेंज हो गई है, फिलोसॉफी चेंज हो गई है। अभी बिजनेस क्या सोचते हैं, कस्टमर के बारे में सोचते हैं कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी को हार्म ना हो, नुकसान ना हो बिजनेस की वजह से। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिजनेसेस काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, डोनेशन देते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस आजकल काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी उनकी थिंकिंग चेंज हो गई है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल वर्ल्ड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वी डिफाइन बिजनेस एज बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई और टू anticipate customers' requirements and to design and supply goods and services to satisfy customers and to serve interest of all other stakeholders। देखिए, अभी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या डेफिनेशन होना चाहिए, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी तो हमें पता है क्या होता है, परफॉर्म टू आइडेंटिफाई और एंटिसिपेट, ढूंढना है या एंटिसिपेट करना है क्या, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। आजकल क्या होता है, बिजनेसेस सर्च करते हैं, काफ़ी सारे रिव्यूज़ लेते हैं कस्टमर की कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसा गुड्स या सर्विसेज चाहिए, वैसा ही गुड्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, एंड टू डिज़ाइन एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स सप्लाई करना है एंड अदर स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचना है। अदर स्टेक होल्डर मतलब हम कहेंगे जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है,
शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, एम्प्लॉयज़ है, इन सारे लोगों के बारे में भी बिजनेस ने सोचना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में है तो उसके अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन होना चाहिए बिजनेस का। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट देख लिया बिजनेस का। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। द नेचर ऑफ बिजनेस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे नेचर क्या है बिजनेस का, या फिर हम कहेंगे फीचर्स क्या है बिजनेस के। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कहा गया है बिजनेस को। ऑर्गेनाइज क्यों कहा गया है? यहाँ पे क्या किया जाता है, सारी ही चीज़ें प्रॉपरली सीक्वेंस में होती है। सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे हम कहेंगे फाइनेंस है, पैसे है, कैपिटल लाना है, मशीनरी रिक्वायर्ड है, लैंड चाहिए होती है, एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट है, सारे ही रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सारे रिसोर्सेज लाए जाते हैं बिजनेस में ताकि बिजनेस बराबर से चल सके। तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कंसर्न विथ आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड देयर बाय गेनिंग प्रॉफिट। क्या करना है हमें? यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ढूंढना है कि किस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें चाहिए, एंड उसके बाद क्या करना है, वैसा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना है। देयरफॉर अ बिजनेस फर्म मस्ट अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटी करेगा बिजनेस? सबसे फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना। प्रोड्यूस एंड ऑफर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर को गुड्स प्रोड्यूस करके हम सेल करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्टेन फीडबैक। अब ऐसा नहीं है कि गुड्स सेल कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। कस्टमर का फीडबैक भी लिया जाता है कि वो गुड्स उसे पसंद आया या नहीं आया, हमने जो सर्विस प्रोवाइड की वो उसे पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे फीडबैक लिया जाता है कस्टमर का। ऑब्टेन फीडबैक ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लास्ट इज मॉडिफाई एंड इनोवेट प्रोडक्ट्स टू एनहेंस कंपनीज ग्रोथ एंड गुडविल। अभी ऐसा नहीं है कि फीडबैक लेके हम छोड़ देंगे बात को वहीं पे, नहीं। फीडबैक लिया, फीडबैक पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, वापस से हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे, या फिर हमारे प्रोसेस में चेंजेस करना ज़रूरी है तो भी हम कर देंगे। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, हमारे ही पास से वो गुड्स या सर्विसेज लेना पसंद करेगा, एंड हमारे कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है। चलिए, ये हो गया सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस हमेशा ही प्रॉफिट करने के लिए काम करेगा। आजकल के वर्ल्ड में बाकी सारी चीज़ें भी सोची जाती है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, एम्प्लॉय को अच्छे से रखना है, अच्छा सैलरी देना है, इंसेंटिव्स देना है, पब्लिक का ध्यान रखना है, सारी बात बराबर, लेकिन प्रॉफिट भी मेन रहेगा बिजनेस के लिए। बिजनेस हमेशा ही प्रॉफिट अर्न करने की सोचेगा। प्रॉफिट मोटिव हमेशा ही बिजनेस का सबसे फर्स्ट एम रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट बिजनेस अच्छे से अच्छा करता है तो वो प्रॉफिट वो यूज़ करता है शेयर होल्डर्स को देने के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के अंदर, या फिर बिजनेस के और ग्रोथ के लिए वो पैसे यूज़ किए जाते हैं। कुछ पैसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बिजनेस ने प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट्स अंडरटेकन बाय अ बिजनेस फर्म। प्रॉफिट क्या है? बिजनेस फर्म ने, मतलब बिजनेस के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं
सबने जो एफर्ट्स लिए हैं उसके बदले उन्हें कुछ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड अ फर्म कैन गेन प्रॉफिट थ्रू कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं, या तो हमें सेल्स बढ़ाना है एंड दूसरा हमें कॉस्ट कम करना है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। एवरी फर्म मेक्स एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज फॉर बिल्डिंग रिजर्व्स। कंपनी जो रिजर्व मेंटेन करती है वो रिजर्व बढ़ाने के लिए प्रॉफिट काम लगता है। रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स विद हायर डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़ थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉय को भी अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो कुछ हद तक प्रॉफिट शेयर किया जाता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, सोशल जिम्मेदारियाँ रहती है जो उसे फुलफ़िल करनी होती है, तो वो एक्टिविटीज़ करने में भी प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड नेचर या सेकंड फीचर, हम कहेंगे प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट इज क्वालिटी फोकस। क्वालिटी फोकस, देखिए बिजनेस हमेशा किन चीज़ों पे फोकस करेगा, क्वालिटी। वो जो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर हम कहेंगे कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा उसे मिलना चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों पे बिजनेस हमेशा फोकस करेगा, क्योंकि अगर कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो वापस से उस बिज़नेस से गुड्स नहीं खरीदेगा या सर्विस नहीं लेगा। तो क्वालिटी पे हमेशा फोकस होना चाहिए। Nowadays, professional business firm place focus on quality of products to gain competitive advantage. देखिए, हमारे प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी हो तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? तो मार्केट में आजकल तो अभी कोई भी टाइप का बिजनेस ले लो, कॉम्पिटिटर्स तो होते ही है। कभी भी किसी एक बिजनेस की मोनोपोली नहीं रहेगी। ठीक है, कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे पास ही अच्छी हो। ठीक है, बाकी कहीं कस्टमर अगर जाता है तो वो फैसिलिटी या फिर वो बेनिफिट कस्टमर को वहाँ पे नहीं मिलेगा, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा है कि अगर हम क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को या क्वालिटी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो ये चीज़ हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, बाकी सारे लोगों से हम आगे निकल सकते हैं। फॉर दिस पर्पस बिजनेस फर्म्स कंडक्ट कस्टमर्स फीडबैक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डीलर्स सर्वे। अब क्वालिटी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए हमें हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहना होगा, और चेंजेस करने के लिए जानना पड़ेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेंगे। कोई भी मोड हो, अलग अलग तरीक़ों से हम कस्टमर का फीडबैक लेंगे। सेकेंड, हम करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी कंपनी में ही एक डिपार्टमेंट होगा या कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, वो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट, हम करेंगे डीलर्स सर्वे। कभी कभी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं या फिर हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह होता है, वहाँ पे क्या होता है, डीलर के थ्रू भी सेल किया जाता है कस्टमर को। तो हम क्या करेंगे, उस डीलर का सर्वे कर सकते हैं, उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में चेंजेस कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट को हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए, थर्ड फीचर हो गया बिजनेस का क्वालिटी फोकस। नेक्स्ट वन इज रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस हमेशा ही उसकी एक्टिविटी में रेगुलर होना चाहिए। प्रोडक्शन का बिजनेस है या ट्रेडिंग का है या सर्विस देने का है, बिजनेस हमेशा रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर सप्लाई करनी चाहिए उसने कस्टमर को। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, कस्टमर ने कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट लिया बिजनेस से, कस्टमर को बहुत पसंद आया,
उसके बाद मार्केट में सप्लाई होनी बंद हो गई तो कस्टमर क्या करेगा, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो वापस उस बिज़नेस के पास वापस आएगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मार्केट में बिजनेस ने रेगुलरिटी रखनी चाहिए हमेशा। चलिए देखते हैं अब। बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, a firm or an individual must be engaged in business activity on regular basis। देखिए, हमेशा ही रेगुलर बेसिस पे बिजनेस की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। A single or rare act of buying and selling cannot be called as business activity। ठीक है, वन टाइम हमने कोई प्रोसेस किया बाइंग एंड सेलिंग का, उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। हम रेगुलरिटी इन डीलिंग्स इज़ अ रिलेटिव टर्म, depends upon the nature of activity, time and many factors. For example, a construction firm may take fairly a long time to construct and sell building or flats as compared to a retailer who may buy and sell goods every day। अब ये रेगुलर कॉन्सेप्ट को हम, रेगुलरिटी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे कि वो नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। यहाँ पे उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एग्जाम्पल दिया है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की हम बात करें तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने में टाइम लगता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब वो रिटेलर के जैसे काम नहीं कर पाएगा। जैसे रिटेलर रोज़ गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, या कोई मैन्युफैक्चरर है तो रेगुलरली गुड्स बना रहा है, एवरीडे प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पे डिपेंड करता है रेगुलरिटी फैक्टर। ना बोथ दिस एक्टिविटीज़ कैन बी टर्म्ड एज बिजनेस। दोनों ही चीज़ों को हम बिजनेस कहेंगे, कंस्ट्रक्शन को भी हम बिजनेस कहेंगे एंड रिटेलिंग को भी हम बिजनेस कहेंगे। ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर, रेगुलरिटी इन डीलिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। चलिए, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ रिस्क हमेशा ही जुड़ा हुआ होता है। रिस्क क्यों होता है बिजनेस में? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया बिजनेस में, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सर्विस देने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा गुड्स या सर्विस मार्केट में नहीं चला, हम लॉस में आ गए। ठीक है, लॉस में आ गए, जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो डूब गए। तो बिज़नेस के साथ हमेशा ही रिस्क जुड़ा हुआ होता है, या फिर कोई और भी चीज़ें हो सकती है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें अनसर्टन रहती है। जैसे हम बात करें, जैसे लॉकडाउन आ गया था, उस टाइम सारी चीज़ें, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो वैसे कुछ भी हो सकता है। तो बिज़नेस के साथ हमेशा ही रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट ही करेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। Now business is subject to risk and uncertainties. A business may be affected or may suffer a loss on account of risk and uncertainties। ये risk and uncertainties की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से business loss भी कर सकता है। The risk may be due to the following events: market recession, changes in fashion and preferences of customer। हम जिस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमर की चॉइस चेंज हो गई, फैशन बदल गया मार्केट में, वो भी एक रिस्क है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में चेंज किया, जो पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी रिस्क है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बिजनेस पे, वहाँ पे चेंज हो गया। डैमेज टू गुड्स और प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, नेचुरल कैलामिटीज़, सिविल राइट्स एक्सेट्रा। ये सारी ही चीज़ें आती हैं अनसर्टेनिटीज़ में, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता रहता है। अ बिजनेस फर्म कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क थ्रू इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेबल रिस्क लाइक लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। देखिए, अब ये जो अनसर्टेनिटीज़ है उसे हम पूरे के पूरा 100% तो नहीं हटा सकते, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है कि कुछ जो रिस्क रहते हैं उनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे लॉस बाय फायर है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ठीक है, तो वहाँ पे हम
इंश्योरेंस ले सकते हैं कि चलो बाय वे ऑफ सी हमारा गुड्स आ रहा है जा रहा है तो वहाँ पे डैमेज हुआ तो हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। वैसे कुछ कुछ चीज़ों का हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन 100% तो हम रिस्क कभी भी नहीं हटा सकते। हावेवर सर्टेन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल लाइक चेंजेस इन फैशन, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। देखिए ये सारे रिस्क नॉन इंश्योरेबल हो जाते हैं विच कैन बी मिनिमाइज थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। अब यहाँ पे ऐसे रिस्क जिसको हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते, उन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट सर्वे करके एंटिसिपेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को कि चलो फ्यूचर में फैशन चेंज होने के चांसेस है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होने के चांसेस है, तो हम अभी से ही प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे। वैसे हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चलिए ये हो गया फिफ्थ फीचर। नाउ नेक्स्ट वन इज सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटल इंटरेस्ट की हम बात करने वाले हैं। पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते थे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही वहाँ पे सोचा जाता था, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बारे में भी नहीं, कस्टमर के बारे में भी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, सोसाइटी जनरल पब्लिक नहीं, किसी के बारे में सोचा नहीं जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, बिज़नेस ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है, सोसाइटी में पोल्यूशन ना हो ध्यान रखना है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बिज़नेस अभी ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि अगर बिज़नेस सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा तो वो बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सर्वाइव कर सकता, वो शॉर्ट टर्म में ही बंद हो जाता है। Nowadays business firms place emphasis on societal concept of business. Business firms make effort to promote customers and society's well-being. कस्टमर एंड सोसाइटी के वेलबींग के लिए बिजनेस को सोचना पड़ता है। बिजनेस यूनिट्स ट्राई टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट प्लस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट। इन तीन चीज़ों में बिजनेस को बैलेंस करना है। खुद के बारे में सबसे पहले सोचना है प्रॉफिट। वैसा नहीं है कस्टमर के बारे में सोचा, सोसाइटी के बारे में सोचा और हम खुद लॉस कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। खुद का प्रॉफिट भी देखना है। दूसरा, कस्टमर के बारे में भी सोचना है कि कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज मिले। एंड तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा बिजनेस को। देयरफॉर इंक्रीजिंग एफर्ट्स आर मेड टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। देखिए आजकल काफ़ी सारी चीज़ों में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि क्या हो, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, दूसरा सोसाइटी का भी अच्छा हो, ठीक है, उनको भी हार्म नहीं होगा, एंड तीसरा प्रॉफिट भी हो बिजनेस का। तो ये हो गया सिक्स्थ फीचर, सोसाइटल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए यहाँ पे बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बिजनेस की बहुत सारे लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ जिम्मेदारी बनती है जो उसे फुलफ़िल करनी होती है। अब किन लोगों के तरफ जिम्मेदारी बनती है, तो कस्टमर आते हैं, शेयर होल्डर्स है मतलब कि ओनर्स है, गवर्नमेंट हम कहेंगे, एम्प्लॉयज़ है, सोसाइटी है जहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है। इन सारे लोगों की तरफ बिज़नेस की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करता है और ये सारे ही लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर वो लोग बिज़नेस को सर्वाइव नहीं करने देंगे। Nowadays professional business firms are conscious of their social responsibilities. Business firm try to fulfill their social responsibility towards various stakeholders such as, इन सारे लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही लोगों का बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, शेयर होल्डर का है, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सारे ही लोग इंटरेस्टेड है बिजनेस के अंदर। सबसे फर्स्ट है एम्प्लॉयज़, प्रोविजन ऑफ गुड वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़, ये सारी जिम्मेदारी बनती है टूवर्ड्स एम्प्लॉय कि अच्छी उनको सैलरी दी जाए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, अदर इंसेंटिव्स बेनिफिट्स उनको अच्छे दिए जाए। ये दूसरे आते हैं कस्टमर।
कस्टमर के लिए क्या जिम्मेदारी होगी कि अच्छा गुड्स दिया जाए, सर्विस दी जाए, अच्छे प्राइसेस पे दी जाए, ठीक है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज मार्केट में ना क्रिएट की जाए। देखिए, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी गुड्स एट राइट प्राइसेस। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टैक्सेस पे करने की। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज एप्लीकेबल। बिजनेस ने क्या करना है, उसे जितने भी टैक्सेस एप्लीकेबल है वो सारे बराबर से पे करने हैं। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ओनर है बिजनेस के, तो उनकी तरफ आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की ट्राई करेगा एंड उस प्रॉफिट के थ्रू बिजनेस की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। अडॉप्शन ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी अडॉप्ट करनी है, फेयर। कोई भी गलत काम नहीं करना है ताकि कस्टमर को नुकसान कॉम्पिटिटर को नुकसान ना पहुँचे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट इज सोसाइटी। सोसाइटी जहाँ पे बिजनेस सिचुएटेड है, ऑपरेट हो रहा है, कि द स्पॉन्सरशिप ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सेट्रा। बड़े बड़े जो बिजनेसेस रहते हैं, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, हॉस्पिटल्स में डोनेशन देते हैं, वैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो करते हैं सोसाइटी को आगे लाने के लिए। तो ये हो गया हमारा 7th फीचर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज बिजनेस फंक्शंस। चलिए, अभी जो बिजनेस चलता है उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी सारे फंक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। वो फंक्शंस होने के बाद ही गुड्स या सर्विसेज पहुंचता है कस्टमर तक। जैसे हम बात करें प्रोडक्शन की, परचेस की, मार्केटिंग फंक्शन है, ये सारे ही फंक्शंस होते हैं तब जाके गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है कस्टमर को। Now business involves a number of activities right from production to distribution of goods and services. The main business functions include, मेन कौन से रहते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आने वाला है, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सो ऑन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा प्रोडक्ट के लिए, नया प्रोडक्ट लाना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए R&D करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब उसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। एज़ पर स्टैंडर्ड अगर प्रोडक्ट नहीं है तो उसे हटा दिया जाता है, वो सेल नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल रखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, बिजनेस में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का भी होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे स्टॉक को प्रॉपर मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आने वाली है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है लाइक मार्केटिंग रिसर्च, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आएगी मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज़ फाइनेंस एक्टिविटीज़। अब बिज़नेस नया स्टार्ट हुआ हो या बिज़नेस चल रहा हो, फाइनेंस रिक्वायर्ड होता ही है बिज़नेस के अंदर। तो अब वो फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, अलग अलग सोर्स उसके ढूंढने रहते हैं, कहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है यहाँ पे। फाइनेंस एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम राइट सोर्सेस एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गए बिजनेस में, पैसे आ गए, फिर वो यूज़ कहाँ करने हैं, वो भी चीज़ें आती है फिनेंस एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल एक्टिविटीज़। कोई भी बिजनेस विदाउट एम्प्लॉयज़ नहीं चल सकता, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बिजनेस में उसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सनल हम कहेंगे। तो इनके रिलेटेड भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होगा कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, कितनी सैलरी पे हम रखेंगे, कौन सी पोस्ट पे कितने एम्प्लॉय होंगे। सिलेक्शन, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करना एम्प्लॉय का, उनको ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेगुलर टाइम पे उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना,
सैलरी इंक्रीमेंट करना, प्रमोशन देना उनको कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से उनको हायर पोस्ट पे प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें आती है ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ में। तो ये हो गया हमारा 8th फीचर, बिजनेस फंक्शंस। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एंड डायनामिक। बिजनेस कैसा होना चाहिए? हमेशा क्रिएटिव एंड डायनामिक। क्रिएटिव मतलब कुछ नया सोचने वाला। बिजनेस ने रेगुलरली कंटिन्यूसली उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ ना कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो चेंज होती ही रहती है, उन्हें तो हमेशा बेटर और बेटर प्रोडक्ट चाहिए ही रहते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम चेंजेस नहीं करते हैं, क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा सेल्स कम होने लगता है। तो क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है एंड डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज आते हैं, वेदर इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। Now modern business is creative in nature. Business firms need to come up with creative ideas to produce and supply goods and services. One cannot satisfy customers by providing the same type of goods and services with the same type of facilities. देखिए, वही के वही आप गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो कस्टमर को, कस्टमर कभी खुश नहीं होगा। One has to be innovative. No business firm can say that it provides 100% right type of goods and services. There is always a scope for improvement. हमेशा ही इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है। Therefore, business firms need to come up with new and innovative ideas to produce and market their goods and services. हमेशा ही इनोवेशन लाना होगा बिजनेस में। ये हो गया 9th फीचर। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी हमने बात की कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो ही बिजनेस प्रॉफिट कर सकता है। और कस्टमर कब सेटिस्फाइड होगा? जब एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट उसे गुड्स या सर्विसेज मिलेगा तब। Nowadays, professional business firms adopt customer-oriented approach. Business firms place emphasis not only on profit but also on customer satisfaction. Customers would be satisfied only when the product performance matches with their expectation. देखिए, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट या सर्विस है तो ही कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। फॉर इंस्टेंस, कस्टमर्स एक्सपेक्ट टाइमली एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस in case of durables, and when the company provides the same, customers would be satisfied. मान लो हम किसी टीवी का एग्जांपल लेते हैं या वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, उन चीज़ों में क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट तो हमने सेल कर दिया, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अगर हम अच्छी नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, कस्टमर उस कंपनी से दूसरी बार वो गुड्स नहीं लेगा। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। या फिर हम मान लो हम कोई होटल का एग्जांपल ले रहे हैं, कस्टमर वहाँ पे जा रहा है, उसे अच्छा फूड नहीं मिल रहा है या फिर अच्छी सर्विस उसे नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, उस होटल में वो कस्टमर वापस जाना पसंद नहीं करेगा। Now it is to be noted that nowadays customer satisfaction is not just enough. One has to delight customer by providing better and additional services which may not be provided by the competitors and may not be even anticipated by the customers. आजकल तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बिजनेसेस क्या सोच रहे हैं कि खाली हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देना है, उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर हम सर्विस देंगे, बेटर हम गुड्स प्रोवाइड करेंगे, जैसा हमारे कॉम्पिटिटर भी ना देते हो एंड कस्टमर ने सोचा भी ना हो, ऐसा हम देंगे ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th फीचर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ स्किल। देखिए, बिजनेस कैन बी अंडरटेकन एट वेरिड डिग्री ऑफ स्किल। some firms such as sole trading concern may undertake business on a small scale and that too in local area.
However, some firms such as joint stock companies may undertake business on a large scale even at a global level. बिजनेसेस अलग अलग स्केल पे या अलग अलग लेवल पे ओपन हो सकते हैं. कोई एक पर्सन बिजनेस चालू कर रहा है या पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है तो छोटे स्केल पे बिजनेस होता है. ठीक है, ज़्यादा यूनिट्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं होते हैं एंड जहाँ पे वो सेल होता है वो एरिया भी लोकल एरिया रहता है मोस्टली. जबकि हम बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें जैसे रिलायंस है, टाटा है, बहुत लार्ज स्केल पे उनका बिज़नेस चलता है. अलग अलग टाइप के बिज़नेस भी होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस भी होती है. ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है. तो वो बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेसेस होते हैं. द डिग्री ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैपेसिटी टू बेयर रिस्क, बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म, कंपटीशन इन द मार्केट एंड सो ऑन. ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन से लेवल पे चल रहा है. नाउ नेक्स्ट फीचर इज गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट कंट्रोल की हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के लिए काफ़ी सारे एक्ट बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को काम करना है, बिजनेस को वो रूल्स फॉलो करने हैं. ठीक है, उन एक्ट के ज़रिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है बिजनेस को. नाउ बिजनेस फॉर्म्स आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सम ऑफ द एक्ट्स दैट बिजनेस फॉर्म्स नीड टू फॉलो इंक्लूड. कौन कौन से एक्ट फॉलो करने होंगे बिजनेसेस को. सबसे पहला आता है कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट है कंपटीशन एक्ट 2002. नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1986. द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड सो ऑन. ये सारे ही जो एक्ट बने हैं उसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारे फॉलो करने ज़रूरी है बिजनेस के लिए. नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी या फाइन लग सकते हैं बिजनेसेस को. चलिए, तो इसी के साथ हमने फीचर्स ख़त्म कर लिए बिजनेस के क्या होते हैं एंड उसके पहले हमने कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस भी देख लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.